मैं संजय कुमार अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम एमए अर्थशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र माइक्रो आर्थिक विश्लेषण के यूनिट 4 के अंतर्गत पीगू के कल्याणवाद अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। पीगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र। प्रस्तावना। उपयोगितावादी विचारक बेंथम ने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का नारा देकर कल्याणवादी अर्थशास्त्र की नींव डाली, परंतु कल्याणवाद का वास्तविक प्रारंभ पीगू के साथ होता है। पीगू के बारे में प्रोफेसर लिटिल ने भी कहा है, कल्याणवादी अर्थशास्त्र पीगू के साथ प्रारंभ होता है। इसके पहले यह आनंद अर्थशास्त्र था और उसके पहले धन का अर्थशास्त्र। पीगू 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। इन्हें हम कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। प्रोफेसर पीगू ने 1920 में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर कल्याण का अर्थशास्त्र में कल्याण की धारणा का वैज्ञानिक विश्लेषण कर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र को प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र भी कहते हैं। पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व: पहला, कल्याण की धारणा। दूसरा, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दशाएं। तीसरा, कल्याण में वृद्धि करने वाले नीतिगत सुझाव। चौथा, पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की मान्यताएं। पांचवा, पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की आलोचनाएं। कल्याण की धारणा। पीगू के अनुसार कल्याण का अर्थ उपयोगिता या संतुष्टि से है, जो कि वस्तुओं या सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है। कल्याण एक आत्मगत वस्तु है। यह मनुष्य के मस्तिष्क की एक स्थिति है। मनुष्य की यह मानसिक स्थिति वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता या संतुष्टि के रूप में व्यक्त होती है। पीगू का विश्लेषण उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अनुसार उपयोगिता को संख्या के रूप में मापा जा सकता है एवं इनका योग भी किया जा सकता है। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की संतुष्टि या उपयोगिता के योग को सामाजिक कल्याण कहते हैं। इस प्रकार सामाजिक कल्याण फलन व्यक्तिगत कल्याण फलनों का योग है। पीगू ने सामान्य कल्याण एवं आर्थिक कल्याण में अंतर किया है। उनके अनुसार सामान्य कल्याण एक व्यापक विचार है। इसमें आर्थिक और अनार्थिक सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता एवं संतुष्टियों को शामिल किया जाता है। चूँकि सामान्य कल्याण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है एवं इसे प्रभावित करने वाले कारकों या घटकों को ज्ञात करना बहुत कठिन है, अतः पीगू ने अपने कल्याण संबंधी विचारों को आर्थिक कल्याण तक
सीमित रखा है। पिगू के अनुसार आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा रूपी मापदंड द्वारा मापा जा सकता है। यह आर्थिक तत्वों पर निर्भर करता है। सिर्फ ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिनका मुद्रा के माध्यम से विनिमय किया जा सकता है, उनसे प्राप्त उपयोगिता या संतुष्टि को ही पिगू ने आर्थिक कल्याण में शामिल किया है। जैसे यदि एक शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ाता है, उसके बदले उसे जो संतोष प्राप्त होता है, उसे आर्थिक कल्याण में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पुत्र को पढ़ाने से शिक्षक को कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिलता। इस संतुष्टि का कोई मौद्रिक माप नहीं है। परंतु यदि यही शिक्षक एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और बदले में वेतन प्राप्त करता है, तो उसकी यह सेवा आर्थिक सेवा है। इस सेवा के बदले उसे जो वेतन मिलता है, इससे वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा। यही आर्थिक कल्याण कहलाता है, क्योंकि इसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दशाएं। इसमें दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पिगू ने इसमें दो दशाएं बताई है। पहला, आर्थिक कल्याण एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में सीधा धनात्मक संबंध होता है। इसके अनुसार अन्य बातें समान रहने पर एक देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी तथा वास्तविक राष्ट्रीय आय में कमी होने से समाज के आर्थिक कल्याण में कमी होती है। अन्य बातें समान रहे के अंतर्गत आता है लोगों की आय एवं रुचियों में कोई परिवर्तन न हो, उत्पादन के साधनों की पूर्ति पर्याप्त हो तथा उत्पादन के साधनों का उत्पादन में अनुकूलतम आवंटन या वितरण हो। इस प्रकार पिगू ने अधिकतम वास्तविक राष्ट्रीय आय को सामाजिक मूल्यों से संबंधित किया है। उनके अनुसार उत्पादन के साधनों का प्रयोग कम उत्पादक क्षेत्रों की बजाय अधिक उत्पादक क्षेत्रों में होना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अधिकतम होगा और लोगों को कम कीमत पर पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी, जिससे सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा। वास्तविक आय का अमीरों से गरीबों की ओर हस्तांतरण समाज की कुल संतुष्टि
यह कुल कल्याण में वृद्धि करता है। पीगू के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की मौद्रिक आय बढ़ती जाती है, उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होते जाती है। अतः निर्धन व्यक्ति की आय कम होने के कारण उसकी मौद्रिक आय की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है एवं धनी व्यक्ति की आय अधिक होने के कारण उसकी मौद्रिक आय की सीमांत उपयोगिता कम होती है। अतः धनी व्यक्तियों से निर्धन व्यक्तियों की ओर आय का हस्तांतरण निर्धन व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि करेगा। यह विश्लेषण संतुष्टि के लिए समान क्षमता एवं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सामाजिक कल्याण में सुधार हेतु दोहरी कसौटी। अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कमी किए बिना कुछ वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जिससे सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। इसके लिए देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों को अधिकतम सामाजिक मूल्य वाली वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है, जिससे धनी व्यक्तियों के जीवन स्तर, सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है, परंतु इससे समाज में निर्धनों की स्थिति में कोई गिरावट नहीं आती। उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में कोई कमी नहीं की जाती। दूसरा, अर्थव्यवस्था का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाए जिससे राष्ट्रीय आय में कमी किए बिना गरीब वर्ग के लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जाए, तो इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी, क्योंकि गरीब वर्ग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी होने से उनकी संतुष्टि बढ़ेगी। आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए नीतिगत सुझाव। पीगू के अनुसार आर्थिक कल्याण मुख्यतया 4 बातों पर निर्भर है। पहला, विशुद्ध राष्ट्रीय आय की मात्रा। दूसरा, राष्ट्रीय आय का वितरण। तीसरा, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनाई गई विधि। कल्याण में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है अपनाई गई विधि श्रमिकों के शोषण पर आधारित नहीं होनी चाहिए। चौथा, उत्पादन संरचना, अर्थात कुल उत्पादन में श्रमिक एवं आम लोगों के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का भाग। पीगू ने आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए साधनों के अनुकूलतम उपयोग पर जोर दिया है। साधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए 3 उपाय बताए हैं। पहला, सामाजिक नियंत्रण उपाय। दूसरा, करों का प्रयोग। तीसरा, आर्थिक छूट एवं सहायता का प्रयोग। सामाजिक नियंत्रण उपाय। अनुकूलतम कल्याण हेतु राष्ट्रीय लाभांश को अधिकतम करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के संसाधनों का उसके सभी संभावित प्रयोगों में सामाजिक शुद्ध उत्पादन का मूल्य
एक दूसरे के बराबर हो। लोगों के द्वारा स्वहित को सामाजिक हित से अधिक महत्व देने पर सामाजिक शुद्ध उत्पादन का मूल्य विभिन्न प्रयोगों में कम या अधिक हो जाता है, जिससे अनुकूलतम आर्थिक कल्याण प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में अनुकूलतम आर्थिक कल्याण हेतु राज्य का हस्तक्षेप एवं सामाजिक नियंत्रण उपाय आवश्यक हो जाता है। राज्य हस्तक्षेप करके उत्पादन के संसाधनों को कम उपयोग वाले क्षेत्र से हटाकर अधिक उपयोग वाले क्षेत्र में लगाता है, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन एवं आर्थिक कल्याण बढ़ जाता है। जैसे कारखाना के धूल धुएं से सुरक्षा हेतु राज्य सरकार कारखाना मालिकों को समुचित स्वास्थ्य की सुरक्षा के आदेश दे सकती है। ध्वनि प्रदूषण से बचाने हेतु विशेष अवसर छोड़कर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा सकती है। एकाधिकारी या पूर्ण प्रतियोगिता या अल्प प्रतियोगिता से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु सरकार इन पर सामाजिक नियंत्रण लगा सकती है या इनका राष्ट्रीयकरण भी कर सकती है। करों का प्रयोग। पीगू के अनुसार करों का प्रयोग करके निजी एवं सामाजिक लागतों एवं लाभों का अंतर खत्म कर सकती है और अनुकूलतम आर्थिक कल्याण की स्थिति प्राप्त कर सकती है। जैसे सरकार धूल एवं धुआं फैलाने वाले कारखानों से विशेष कर वसूल करके समीप के आबादी वाले क्षेत्रों में जन कल्याण एवं जन स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है, जिससे लोगों का आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। आर्थिक छूट एवं सहायता का प्रयोग। राज्य उन उद्योगों को छूट या आर्थिक सहायता दे सकती है जिन्हें उत्पादन में बाह्य मितव्ययिताएं प्राप्त हो रही हैं। इससे उद्योगों की उत्पादन लागत में कमी आएगी, जिससे इन्हें उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। उत्पादन बड़ी मात्रा में करने से उद्योगों को बड़े पैमाने में उत्पादन की मितव्ययिताएं प्राप्त होंगी और लोगों को उत्पादन लागत कम होने के कारण कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त होंगी, जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की मान्यताएं। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है। वह अपनी संतुष्टि या उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। उपयोगिता को मुद्रा रूपी मापदंड द्वारा मापा जा सकता है। विभिन्न व्यक्ति समान वास्तविक आय से समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों की रुचियों में कोई अंतर नहीं होता। वस्तुओं के प्रयोग से सभी को समान संतुष्टि मिलती है। मुद्रा पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ती जाती है, उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होते जाती है। उपयोगिता की अंतःव्यक्तिक तुलनाएं की जा सकती हैं। उपयोगिता को
संख्या के रूप में मापा जा सकता है तथा इनका योग भी किया जा सकता है। पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की आलोचनाएं। उपयोगिता या कल्याण को संख्या के रूप में नहीं मापा जा सकता, क्योंकि उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है। यह मनुष्य की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। उपयोगिता की अंतःव्यक्तिक तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उपयोगिता आत्मगत तत्व है। मुद्रा रूपी मापदंड असंतोषजनक एवं अपर्याप्त है, क्योंकि कीमतों में परिवर्तन से मुद्रा का मूल्य भी बदल जाता है। सामान्य कल्याण तथा आर्थिक कल्याण में विभाजन सही नहीं है। यह विभाजन सामाजिक आय के मूल्यांकन में कठिनाई उत्पन्न करता है। समान परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्ति समान वास्तविक आय से समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं, इस कथन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आर्थिक कल्याण को बहुत संकुचित अर्थ में प्रयोग किया है। इसे केवल राष्ट्रीय आय से ही संबंधित किया है, अन्य तत्वों की उपेक्षा की है। राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण की सही मापक नहीं है। आर्थिक कल्याण पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है, जिसकी इस सिद्धांत में उपेक्षा की गई है। अधिकतम कल्याण की धारणा स्पष्ट नहीं है। यह विचार स्थायी प्रकृति का नहीं है। रॉबिन्स के अनुसार कल्याण की धारणा नीतिगत सिद्धांत पर आधारित है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। इसका कल्याणवादी दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है। निष्कर्ष। उपयुक्त आलोचनाओं के बाद भी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पीगू का योगदान महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।